The Enlightened Academy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ग्राउंड जीरो कोर्स। मेरा नाम है धीरज और आप मुझे देख रहे हैं द एनलाइटेंड एकेडमी के चैनल पर। एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स के एपिसोड 1 में हमने इंडियन पॉलिटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 को कवर कर लिया है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा भी है और अप्रिशिएट भी किया है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, उस एपिसोड को नहीं देखा है, मुझे यह भरोसा भी है कि जब उन्हें यह पता चलेगा कि एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स लाइव हो चुकी है, वो इसे जरूर देखेंगे और उससे अपनी तैयारी में वैल्यू ऐड भी करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में, सेशन में, यानी एपिसोड 2 में हम इंडियन पॉलिटी के क्लास 6 के चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं थॉरोली। लेकिन जैसा मैंने आपसे कमिट किया था और प्रॉमिस किया था कि हम न्यू एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे साथ में इसी कोर्स के अंदर। न्यू एनसीईआरटी मींस जो 2025-26 एडिशन के बाद की है, उसमें से हम उन सभी चीजों को ऐड ऑन करेंगे इस चैप्टर में या इस पूरे कोर्स के अंदर जो पुराने एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, अपडेटेड है, करेक्टेड है या पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसीलिए जो फर्स्ट चैप्टर हमने कराया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी का एक पूरा रिवाइज्ड वर्जन क्लास 6 के चैप्टर 8 में कराया गया है, जो पूरी तरह से एकदम न्यू चैप्टर है जो इसी पर्टिकुलर थीम पर आधारित है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम आज के इस क्लास में हम उस नए एनसीईआरटी के उन सभी फैक्ट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है तो मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, समझाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ उन सभी पॉइंट्स को नए एनसीईआरटी से पिक करूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप उसको कवर करेंगे। जस्ट उसके बाद हम चैप्टर 2 ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6 की उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसको थॉरली कवर करेंगे विद द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं भारत देश में अलग अलग आयोगों ने और जो क्वेश्चन आने वाले समय में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर 8 हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो आप देख रहे हैं थीम, हम इसको कवर कर रहे हैं। थीम है हमारा डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी थीम को कवर कर रहे हैं, इसलिए आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। 1 हमारा कवर हो चुका है, क्लियर है। मूव करते हैं हम इस पे। ये है हमारा नया एनसीईआरटी। आपने अगर नए एनसीईआरटी को परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हैं, करना चाहिए भी। और ओल्ड एनसीईआरटी जो है 2007 एरा की एनसीईआरटी, उसको भी अपने पास रखना है। ये नया एनसीईआरटी का कवर पेज है हिंदी में और इंग्लिश में, और इसी का चैप्टर 8 है जो सेम थीम पर आधारित है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। 2 टाइटल्स यहां पे रखे गए हैं, बात सेम है, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो पुराने एनसीईआरटी के यूनिटी इन डाइवर्सिटी से कंप्लीटली डिफरेंट है। बस उसकी जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, जिसको हमने ऑलरेडी क्लास 1 में यानी एपिसोड 1 में डिस्कस कर लिया है, वो सेम है, क्लियर है। तो अब हम नए एनसीईआरटी को पेज बाय पेज देखते हैं और मैं सिर्फ इन पेजेस में उन सभी चीजों को हाईलाइट करूंगा, लिखूंगा, जिसको आपको नोट डाउन करना है अपने नोट्स के अंदर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली चीज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, इस न्यू एनसीईआरटी के इस चैप्टर की, वो है ये 2 पर्टिकुलर कोट। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोट किसने कहा था, या फिर आपको नाम दे दिया जाए और आपसे कोट लिख दिया जाए ऑप्शंस में। ये भी हो सकता है, जिसके चांसेस कम है, लेकिन आपको कोट दे करके 4 नाम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोट किसने कहा था, ये किसके शब्द है, किसके कथन है। Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of touch of the one in the play of many। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कहा था। हिंदी में क्या है? ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता यानी डाइवर्सिटी में यूनिटी के स्पर्श का आनंद कभी ना गवा सकूं। यह बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी कि मैं कभी भी अपने जीवन में इस डाइवर्सिटी को अपने से अलग नहीं करना चाहता हूं और डाइवर्सिटी के साथ इस यूनिटी को भी अलग नहीं करना चाहता हूं। दूसरा जो कोट है वो से कहा है श्री अरविंदो घोष ने, और ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज अलाउज बीइंग नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर द मेनी इन द वन वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव एंड स्वधर्म। हिंदी में क्या है? विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है, जाहिर सी बात है, और यह उसकी प्रकृति और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है?
विविधता में एकता हमारी इंडिया की जो प्रकृति है, जो नेचर है और उसकी जो अस्तित्व है, फंडामेंटल्स है, उसके लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव, मेनी इन वन का भाव भारत को उसके स्वभाव और उसके स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा, यह श्री अरविंदो ने कहा है। क्लियर है? तो ये कोट आप याद रखिएगा, जो आप ऐड ऑन कर लीजिए न्यू एनसीईआरटी का, आप न्यू एनसीईआरटी लिख करके उसको ऐड कर लीजिए कि ये दो कोट एनसीईआरटी में है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं पेज में, तो यहां पे है रिच डाइवर्सिटी। कहानी सेम है। कहानी ये कहती है कि अगर आप एक ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप जैसे जैसे हमारे भारत देश का लैंडस्केप यानी स्थान बदलता जाएगा, आप ट्रेन के अंदर देखेंगे या ट्रेन से बाहर देखेंगे, आपको हर एक लैंडस्केप पे चीजें बदलते हुए दिखाई देगी। जैसे लोगों का ड्रेस बदल जाएगा, लोगों का खाना पीना बदल जाएगा, लोगों की बोली बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है? तो हम क्या देखते हैं कि हमारा भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपना लैंडस्केप चेंज करेंगे, बहुत सारे चीजों में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये बात वही कहा जा रहा है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है? एक चीज आपको पता है कि आज के डेट में हमारा सेंसस अभी हुआ नहीं है, जनगणना हुई नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आज के डेट में इंडिया की जो आबादी है, 2026 में जो आबादी है, वो 140 करोड़ से भी अधिक है और भारत देश पूरे विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार से हमने चाइना को सरपास कर दिया और सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। कुल मिलाकर के 101.4 बिलियन मींस 140 करोड़ से भी अधिक की आबादी है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये पूरे दुनिया की आबादी का कितना परसेंट है? तो 18% है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑप्शन भी ऐसे ही देगा, 17%, 18%, 19%, 20%। मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि क्या क्या पूछने की चांसेस है। और आप एक माइनर चीज से आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई कैसे हम क्या दिमाग लगाएं, कैलकुलेट करने लग जाओगे, जबकि आपको पता भी नहीं होगा कि वो नए एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 8 से पूछा हुआ, एकदम एक्सट्रैक्ट किया हुआ लाइन है, जो आपके एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में दिया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि पॉलिटी में दे सकता है, किसी में भी पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, 18% आबादी है भारत की, पूरे दुनिया भर की आबादी का 18% है और यही 18% भारत को सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाता है। क्लियर है ना? जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। ठीक है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। ठीक है? इसका हिंदी क्या होता है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। ठीक है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? इसका गठन 1945 में हुआ था। मैं एडेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। वो ये है कि सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय मानव सर्वेक्षण, मानव सर्वेक्षण जो बॉडी है उसका गठन 1945 में किया गया है। हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता है आज के डेट में। ठीक है? लेकिन ये स्टार्टिंग में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में, ठीक है, 1902 में ये किसके अंदर थी? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर थी। जियो हो सकता है आपसे, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपसे पूछा जा सकता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर थी। भू सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूगर्भिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर थी। इसके अंदर दो यूनिट्स थी, दो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस थी। एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यूनिट थी। क्लियर है? एक डिपार्टमेंट। बाद में 1916 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर डाल दिया गया। और 1945 वो समय था जिस समय
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक यूनिट के रूप में जो बॉडी एग्जिस्ट करती थी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको अलग करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया। आई होप क्लियर है। और वहीं अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इसका गठन 1891 में किया गया था। ठीक है, आई बात समझ? तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, और इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है मैं इस पे हो सकता है मैं इस ये ईयर में कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये सही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, या तो 1851 होगा या 1891 होगा, दोनों में से एक है। जहां 91 इज द जो मुझे मेरे दिमाग में बहुत टाइम से याद है 1891, आप उसको याद रखिएगा। मैंने बस एज एडेड पॉइंट आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एनसीईआरटी से, ये सब तो एडेड पॉइंट थी, वो भी एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्या पूछा जा सकता है, ये चीज। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सर्वे करती है जिसका नाम है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। क्या करती है? पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वे कराई जाती है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, यह रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है, यह सब सवाल पूछे जा सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कराती है। यहां पे अगर इसकी हिंदी की बात करें, भारत के लोग परियोजना, भारत के लोग परियोजना, मैं यहां बड़ा सा लिख देता हूं, भारत के लोग परियोजना। हिंदी वाले लोग इसको याद रखेंगे कि ये जो परियोजना है, ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है, ये जो सर्वे कराया जाता है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है, यानी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा कराया जाता है, जिसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदाय का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है। कितने समुदाय का? 4635 समुदायों का व्यापक सर्वेक्षण किया है। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई है। ये सब आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं। खैर, ये वाला जो पॉइंट है नंबर्स, वो ज्यादा चांसेस है कि नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत राज्यों में कितने समुदायों का व्यापक सर्वेक्षण करवाया है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पेज से ये जो पॉइंट है वो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क कर दीजिएगा। बाकी जो एडेड इंफॉर्मेशन आपको दी है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब यहां पे आप देख रहे हैं फूड फॉर ऑल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे भारत देश की लैंडस्केप चेंज होगी, तो भाषा के साथ साथ हमारे खाने पीने की चीजें भी बदल जाएगी। आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपनी नजरों में रखिए। जैसे कोल्लम राइस जो है, कोल्लम राइस वो कहां की स्टेपल फूड है। देखिए, स्टेपल फूड इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। स्टेपल फूड जो है उसका मतलब होता है मेन फूड, मुख्य आहार या मुख्य भोजन। ठीक है, वो हम उसे कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ज्यादातर लोग उसका कंजम्पशन करते हैं, उसको खाते हैं, उसको स्टेपल फूड कहा जा सकता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कोल्लम राइस कहां की स्टेपल फूड है, तो आप बोलेंगे केरला का। पौनी राइस कहां की है, तो तमिलनाडु की। आप ये बोलेंगे सोना मसूरी कहां की है, तो आप बताएंगे उसे कि आंध्र की है। इस तरीके से आपको बस याद रखना है। जैसे राजमा है, वो जम्मू कश्मीर का एक स्टेपल फूड है। तो ऐसे आप बस इसको अपने दिमाग में रखें। वो अलग बात है कि सारी चीजें सब जगह खाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग वहां पे आज से नहीं हमेशा से खाते आ रहे हैं, तो वो वहां की स्टेपल फूड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि वर्ड लिखा हुआ है स्टेपल फूड का, कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स कहा जाता है। ऑल दिस आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस, के लिए बेसिक फूड होती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब इस पर्टिकुलर पेज पे आपको जो याद रखना है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्केप चेंज होगा तो खाना बदल गया, भाषा बदल गई, और अब क्या बदल रही है? टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। लोगों के कपड़े भी बदल जाते हैं। आप जानते हैं पूरे भारत देश में आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के ड्रेस कोड जो है या ड्रेसिंग जो सेंस है, वो सब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल। अब देखिए, टेक्सटाइल को लेकर के यहां पे जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा इसके बारे में। हो सकता है कि पिक्चर दे दे, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि एक स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमेन जो साड़ी पहनी हुई है, वो वैशाली, आज के बिहार में वैशाली जो जगह है, वो वहां पे ये एक्सकेवेट करके, यानी उसका उत्खनन करके इसको निकाला गया है, और जहां पे जो महिला है वो साड़ी पहनी हुई। इसका मतलब क्या है कि साड़ी का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, हजारों साल पहले से साड़ी को पहना जाता है भारत में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें बताई गई। अब एग्जाम में आपको कुछ चीजें एकदम दिमाग में सेट रखनी है,
जैसे देखिए बनारसी क्या है, बनारसी साड़ी है, और यहां पे साड़ी नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि वो आपको पता है। बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पाटन पटोला, मुगा और मैसूर, ये सब क्या है आपको ऐसे दे देगा एग्जाम में और पूछेगा ये सब क्या है। या फिर आपसे ये पूछेगा कि 4 ऑप्शंस में से कि उसमें से सिल्क साड़ी के प्रकार कौन है। ये सभी क्या है, टाइप ऑफ सिल्क साड़ी है। सिल्क साड़ी क्या, बनारसी साड़ी वो भी सिल्क साड़ी है। कांजीवरम, बनारसी कहां होती है, बनारस में, यूपी। कांजीवरम आपको पता है तमिलनाडु, कांजीवरम आपको चेन्नई मद्रास आपको पता है कांजीवरम। तो कांजीवरम की अपनी एक सिल्क की साड़ियां होती है जो शादियों में काफी प्रचलित है, इवन नॉर्दर्न इंडिया में भी काफी प्रचलित है। पैठानी जो है ये भी एक सिल्क साड़ी है और ये महाराष्ट्र की है, तो आप इसका जगह याद रखिएगा, महाराष्ट्र। वहीं पे आएंगे पाटन पटोला, ये गुजरात में, गुजरात की एक सिल्क साड़ी का प्रकार है, ठीक है। मुगा, मैसूर, आपको पता है मैसूर की साड़ी है, मुगा साड़ी है। ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और एक चीज और है, इन सभी साड़ी के प्रकारों को जीआई टैग मिला हुआ है। सभी जितना मैं बता रहा हूं, जितना लिखा हुआ है, सबको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब बात समझिएगा कि जीआई टैग सिर्फ इन्हीं सिल्क साड़ियों को नहीं मिला है, इसके अलावा बहुत सारे भारत देश में अप्रोक्सीमेटली 50 से अधिक सिल्क साड़ी के टाइप्स हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसेंटली देखा है कि झारखंड में 3 सिल्क के साड़ियों को, टेक्सटाइल्स को जीआई टैग दिया गया है। कुचाई सिल्क को दिया गया है, गोड्डा के भगिया सिल्क को दिया है, और आपको पता है कि टसर सिल्क को दिया गया है, जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बनाया जाता है, साड़ी का निर्माण किया जाता है, जो सिल्क है जिसका पैदावार की जाती है। तो इन सभी सिल्क को क्या दिया गया है, जीआई टैग। उसके बाद भागलपुर जाइएगा तो बिहार में आपको भागलपुरी सिल्क के लिए को जीआई टैग दिया गया। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ इंडिया तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिल्क के साड़ियों के प्रकार को जीआई टैग दिया गया है। इन सभी 6 को जीआई टैग मिला हुआ है। ये एडेड इंफॉर्मेशन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सबके स्थान भी आप याद रखिएगा कि कौन सी चीजें कहां मिलती है। ज्यादा कंफ्यूजन पैठानी और पाटन पटोला में होगा, बट ये आपको याद रखना है कि पाटन पटोला और पैठानी, पैठानी महाराष्ट्र का है, पाटन पटोला गुजरात का है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पेज से इतना ही चीज पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको रिलीफ पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डिजाइन है दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पैनल विच मे बी स्टोन, वुड, सिरेमिक और अनदर मेटल का हो सकता है। जैसे ना आपने देखा कि एक महिला की रिलीफ है, एक जो मिला है, जो साड़ी पहने हुई है, तो रिलीफ का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे कोई उठी हुई चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि जो लैंड की रिलीफ होती है, जैसे ऊंचाई होती है या ढलान होती है, उसे हम रिलीफ बोलते हैं, रिलीफ फीचर बोलते हैं। याद रखिएगा, इस पेज से ये चीज पूछा जाएगा। और ये आपको एक इंडिया का टेक्सटाइल का एक आपको दिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, जब आप यहां पे आते हैं तो आप जैसे जैसे लैंडस्केप चेंज करते हैं वहां पे फेस्टिवल्स बदल जाते हैं, और आपको फेस्टिवल्स पता होने चाहिए कि देखिए, बस एक नजर में आप सेट कर लीजिए कि कौन सी फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट की जाती है। जैसे सिसूर संक्रांत है ना, सिसूर संक्रांत। माघी लोहड़ी आपको पता है, पंजाब में आपको पता है लोहड़ी मनाया जाता है। खिचड़ी पर्व, माघ बिहू आपको पता है कि असम का फेस्टिवल है बिहू, ठीक है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। पुष संक्रांति, मकर संक्रांति, पेड़ा पंडुगा पोंगल चेन्नई का है। मकारा विलाकू, ठीक है, मकर संक्रमण। ये सारे फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं। मकर संक्रांति, बस आपको ऐसे ध्यान, एक फेमिलियरिटी रखिए कि कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फेस्टिवल। बाकी इसको लेकर के तो पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक के क्लासेस में, वो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। बट एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ उसको आप ध्यान में रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम जैसे आते हैं तो ये हमने क्या देखा कि भारत देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे जैसे लैंडस्केप चेंज होता है, भाषा, फूड कल्चर, पहनावे का कल्चर, फेस्टिवल सब बदल जाता है। और आज के डेट में पूरा देश इन सभी खाने को कंज्यूम करता है, कपड़े को पहनने का काम करता है और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का काम करता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश की यूनिटी कितनी जरूरी है, इवन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो जरूरी है, और किस तरीके से हम इन सभी विभिन्नताओं को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज पूछा गया है, इपिक, ये क्या है, कहानियां। और ये जो कहानी होती है, इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। क्या होता है, महाकाव्य। भारत के 2 महाकाव्य हैं, आपको पता है, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना भी होता है, रामायण और महाभारत। ये 2 महाकाव्य हैं इंडिया के, एपिक हैं 2 इंडिया के। और इंडिया की जो ये 2 एपिक है, ये पूरे भारत देश का आप किसी भी कोना पे चले जाइए, किसी भी समुदाय में चले जाइए, एक चीज कॉमन मिलती है कि इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्जन में, अलग अलग जगहों पे इन काव्य ग्रंथों को बताया जाता है, उसकी कहानियों को डिलीवर किया जाता है, सुनाया जाता है, जो एक संस्कृति का हर एक, पूरे भारत देश के हर एक कोने में उनके कल्चर का हिस्सा है। क्लियर है।
आपने सुना होगा पंचतंत्र, तो बिल्कुल सुना होगा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें जानवरों के थ्रू मोरल साइंस के बारे में, इथिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, पंचतंत्र, ये सारी चीजें हैं। और बाकी आपको पता है जो संस्कृत में लिखी हुई महाकाव्य है वो कितने पुरानी है, क्लियर है। 200 से भी ज्यादा एडाप्टेशंस किए हुए हैं। पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरीके से ये जो एपिक्स है, कृष्णा की कहानी, पांडवों की कहानी, ये सभी जगह सुनाई जाती है। एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग पोयम होता है नरेटिंग द एडवेंचर ऑफ हीरो एंड द अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कहानियों का व्याख्यान करती है, जैसे रामायण और महाभारत। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पेज से ये पूछा जाएगा। और ये एक चीज बस बता रहा है चैप्टर के एंड में कि किस तरीके से भारत की विविधता होने के बावजूद यूनिटी कैसे है, क्योंकि हर कहानी, एक कहानी पूरे भारत देश के हर एक कोने से कैसे कनेक्टेड है, अलग अलग वर्जन में, अलग अलग रूप में। क्लियर है? ये यहाँ पे आप ये सारी चीजें देखें। अब इस पर्टिकुलर यहां से ये जो पेज है, इसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, के.एस. सिंह के द्वारा एक किताब लिखी गई है, पीपल ऑफ इंडिया। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, के.एस. सिंह। जनरली अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे के.एस. सिंह का जिक्र होता है, शरद चंद्र रॉय का जिक्र होता है। ये सब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, यानी मानव विज्ञान वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक उनकी एक लाइन लिखी हुई है, तो वो बस आपको देखना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बाकी सारी चीजें जो इसका मुख्य क्रक्स है वो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में या एपिसोड 1 में कवर कर लिया। सो दिस इज द एंड ऑफ न्यू एनसीईआरटी। और जहां से नए एनसीईआरटी से जो जो चीजें पूछी जा सकती है मैंने आपको बता दी है। क्लियर है? आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आते हैं 2007 एरा की पुरानी एनसीईआरटी पे। और पुरानी एनसीईआरटी का आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 2 क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी भी है और बहुत इंटेंस भी है ये चैप्टर। क्यों इंटेंस है? क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डाइवर्सिटी। एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि भारत देश में अनेकों विविधताएं हैं। क्लियर है? सबके खाना पीना, रहना पहनना, बोलना चालना, भाषा, सब कुछ अलग है, डाइवर्सिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है। इन डाइवर्सिटी, इतनी विविधताओं के बावजूद भी डाइवर्सिटी जरूरी है। डाइवर्सिटी क्यों एक पॉजिटिव तरीके से काम करती है ये हमने चैप्टर 1 में देखा है। लेकिन चैप्टर 2 थोड़ा सा आपको विचलित करेगा। क्यों विचलित करेगा? क्योंकि चैप्टर 2 आपसे यह कहता है कि ये विभिन्नताएं एक वरदान भी हो सकती है। डाइवर्सिटी एक आपके लिए वरदान भी हो सकती है, तो आपके लिए एक श्राप भी हो सकती है। डिपेंड किस चीज पर करता है? सिर्फ एक चीज पर, दिमाग, माइंड। दिमाग तो सबका एक ही है, माइंड, आपकी बुद्धि पर। आपका माइंड उसे वरदान भी बना सकती है, आपका माइंड उसे अभिशाप भी बना सकती है। और जब अभिशाप बनती है ये डाइवर्सिटी, तो जन्म लेती है डिस्क्रिमिनेशन का। जब हम इन विविधताओं को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहां से शुरू हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन। बट ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ विविधताओं से शुरू नहीं होती है, कुछ बीमारी से शुरू होती है, मानसिक बीमारी से शुरू होती है, जिस मानसिक बीमारी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप। क्लियर है? हम अभी जस्ट उसको अनफोल्ड करेंगे, एक एक करके अनफोल्ड करेंगे। तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट कि डाइवर्सिटी का एक साइड हमने तो देखा, अब हम दूसरा साइड देखेंगे। और ये दूसरा साइड कितना खतरनाक हो सकता है हम वो देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों जरूरी है इसको कर्व करने के लिए, इस डाइवर्सिटी से उत्पन्न जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी भेदभाव, उसको कर्व करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। ये हम सब पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज यूजुअल एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स आपसे ये प्रॉमिस भी करती है, सिर्फ मुंह से नहीं बोलती है कि चैप्टर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रूफ भी करती है। प्रूफ कैसे करती है? कि चैप्टर 2 से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम उन सवालों को देखते हैं जो अब तक पूछे गए, और सारे नहीं मैंने यहां पे ऐड ऑन किए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको ऐड ऑन किया है सिर्फ आपके लिए कि आप देखिए कि एनसीईआरटी से कौन कौन से आयोग किस किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म करती है, और आपको एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना है, क्यों ये क्लासेस करनी है,
क्यों इनलाइटेंड एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ग्राउंड जीरो कोर्स का एक हिस्सा बनना है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम एग्जामिनेशन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत? आंसर मैं बताऊंगा, आंसर आपको पता भी होगा, अगर आपने पढ़ाई कर रखी होगी, तैयारी कर रखी होगी, आपको पता भी होगा, लेकिन एज यूजुअल हम आंसर को आखिरी में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी? भारत के संविधान का वो कौन सा प्रोविजन है जो इक्वालिटी को डिस्कस करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन? आप देख रहे हैं ये क्लास 6 का ही क्वेश्चन चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है, विविधता और भेदभाव के संदर्भ में समानता के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान दर्शाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25। एटलीस्ट आपको इस क्वेश्चन से इतना तो पता चल रहा है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत पर अस्पृश्यता का अंत, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। कौन डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन को सबसे अच्छे तरीके से बताने का काम करता है? और यहाँ पे ऑप्शंस है जो आपको दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का ही 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म दलित। दलित जो शब्द है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। द टर्म दलित मीन्स ब्रोकन। पहला स्टेटमेंट, दलित का अर्थ ब्रोकन होता है एंड इट इज यूज्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। ये उनके लिए यूज किया जाता है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, टू एड्रेस देमसेल्फ। ठीक है, दलित शब्द का अर्थ टूटा हुआ है और इसका उपयोग अनुसूचित जाति के लोग खुद को संबोधित करने के लिए करते हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली यूज द टर्म दलित टू रेफर द शेड्यूल कास्ट। क्या भारत का संविधान ऑफिशियली इस शब्द को यूज करता है? हम इसका भी आंसर देखेंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। बी आर अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की है, उन्हें वो महार समुदाय से बिलोंग करते थे जिसे अनटचेबल कहा जाता था। ये पूछा गया और आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप बताएं इन तीनों में से कौन सही है और कौन गलत है। क्लियर है? हम डिस्कस करेंगे आंसर एकदम आखिरी में, क्लास के एंड में। और देखिए क्लासिक केस देखिए, यूपीएससी के 2018 में ये पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया है, और उसे ही थोड़ा सा आसान वर्जन में पूछा है। द टर्म दलित मीन्स, दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? यह सवाल पूछा गया है बीपीएससी में 2018 में ही, उसी साल पूछा गया है। उत्पीड़ित, ब्रोकन, लोअर कास्ट, अनटचेबल। और लेकिन मजेदार बात यह है कि ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या टिक करें। अगर आपको एज इट इज नहीं पता है, आप गलती करके आएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ने 2018 में गलतियां करी भी है। ठीक है, तो इसके लिए एनसीईआरटी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2019 का, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन है। कम्युनिटीज दैट आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, कम्युनिटीज दैट आर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज अनटचेबल। और आप देखेंगे कि इसका भी आंसर क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2019 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत के संविधान का पिता किसको कहा जाता है? और प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर कौन है? ये 4 ऑप्शन है। आपको पता है कि आंसर यही होगा, अंबेडकर। लेकिन हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में किस तरीके से ये एज इट इज, ये जो पूरा सेंटेंस है इसको उठाया है और पिक करके लिख दिया है, आप देखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट में। डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज बॉर्न इन विच कास्ट कम्युनिटी? किस कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? आपने देखा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस समुदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम एग्जामिनेशन है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एज डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी? इंडिया की डाइवर्सिटी के संदर्भ में, भारत की विविधता के संदर्भ में चर्चा की गई धर्मनिरपेक्षता। ये संविधान के रिगार्डिंग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इंडिया की डाइवर्सिटी के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्णन करता है? ये 4 में से कौन कहता है? द स्टेट प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, द स्टेट हैज नो रिलीजन बट सपोर्ट ओनली वन फेथ, द रिलीजन इज कंप्लीटली बैंड फ्रॉम द पब्लिक लाइफ। ये है, इसमें से कौन सा उत्तर होगा? ये जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सीटेट
का भी मैंने क्वेश्चन पिक किया है, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पता है कि टीचर्स के एग्जामिनेशन, चाहे वो बीपीएससी का टीआरई हो या देश में कोई भी सीटेट का एग्जामिनेशन हो रहा है या टेट का एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें एनसीईआरटी इज द बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो मैंने यहीं से उठा लिया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, स्टीरियोटाइप क्या होता है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि रूढ़िवादिता क्या होती है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल बेटर, प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर, ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल, आर ऑलवेज एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप एटसेट्रा, शुड बी इनकरेज्ड इन सोसाइटी। हम इसकी भी आंसर को तलाशेंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और तलाशिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। यहां पे आपको सारी चीजें दी हुई, एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को आप देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं। यहाँ पे देखिए कपड़ा पहना हुआ है, ये बनियान पहना हुआ है अलग अलग, और ये आप देखिए कि व्हील चेयर पर है, ये आदमी अंधा है क्योंकि इसके पास स्टिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अलग दिखती है इस तरीके से। डिफरेंस एंड प्रिजुडिस, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडिस। इसका अर्थ होता है हिंदी में पूर्वाग्रह। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर। अब देखिए, कोई भी डाइवर्सिटी जो हमने पढ़ा है, विविधता, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, हमेशा याद रखिएगा। डाइवर्सिटी, एक इंसान, मैं या कोई भी आदमी क्यों ऐसा है, या मतलब दिखने में, या जो भी है, जो भी हमारे खाने पीने का जो हमारी डाइवर्सिटी है वो क्यों ऐसा है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। ना तो हम पीछे जाकर के इतिहास बदल सकते हैं और ना ही हम ज्योग्राफी बदल सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट लोग ज्योग्राफी बदलने में लगे हुए हैं, पहाड़ों को समतल बनाने में लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, जंगलों को काट करके, है ना, पॉल्यूशन फैलाने में लगे हुए, ये सारी चीजें हैं, वो अलग बात है। ज्योग्राफी बदली जा सकती है, लेकिन नेचर नहीं बदला जा सकता, नेचर, प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। खैर, हिस्ट्री और तो ना हम हिस्ट्री बदल सकते हैं ना तो ज्योग्राफी। तो ये बात समझना भी जरूरी है इंसान को कि डाइवर्सिटी अगर वो अलग है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके इतिहास की गलती है। या गलती भी क्या है, अलग होना कोई गलत बात थोड़ी है। तो वो अलग है क्योंकि उसका इतिहास अलग है, उसका भूगोल अलग है, इस वजह से वो अलग है। ठीक है, तो यही चीज वो समझाना चाहता है। लेकिन इन्हीं डिफरेंसेस से और बहुत कुछ जन्म लेता है, हम चर्चा करते हैं। सारी चीजें आप देख रहे हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरे भारत, पूरे दुनिया भर में 8 धर्म मौजूद है, 8 धर्म मौजूद है। ठीक है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में सभी धर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं, आपको पता है। जैन, सिख धर्म, बौद्ध, सब आपको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सब, क्रिश्चियनिटी, सारे चीजों को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद इस पर्टिकुलर बुक में लिखा हुआ है 1600 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। बिल्कुल 1600 लैंग्वेजेस। अगर मेजर की बात करें तो आपको पता है कि 150 से भी अधिक, 120-22 जो है, माना जाता है कि 122 मेजर लैंग्वेज है, जो बड़ी लैंग्वेज है, और 1600 से भी अधिक माइनर लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। इसके अलावा 19,500 से भी अधिक डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, जो बोली जाती है। ये मदर टंग है, दीस आर मदर टंग, मातृभाषा। 1600 से भी अधिक मातृभाषा है भारत में, और इसी के अलग अलग वर्जन बोले जाते हैं, जिसको हम बोली कहते हैं, डायलेक्ट्स कहते हैं। वो 20,000 से भी ज्यादा है, 19,500 से भी ज्यादा है। मेजर लैंग्वेज की बात करी जाए तो 122 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा है मेजर लैंग्वेजेस, जो मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता भारत देश में होने के बावजूद भी सेलिब्रेट नहीं की जाती है। क्यों, हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? दिस इज बिकॉज वी फील सेफ। इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं उन लोगों के साथ जो दिखते हमारे जैसे हैं, जो बातें हमारे जैसे करते हैं, जो कपड़े हमारे जैसे पहनते हैं, और जो सोचते हमारे जैसे। ठीक है, सेफ फील करते हैं क्योंकि चोर चोर के साथ रहना चाहेगा, क्योंकि वो सेफ फील करता है। ठीक है, इसलिए सिस्टम को ही चेंज किया जाता है। ये सब बात आपको पता है। हम सेफ फील करते हैं। तो कल क्वेश्चन आ सकता है, क्यों लोग एक जैसे लोगों के साथ बात करते हैं, ड्रेस करते हैं? इसलिए क्योंकि वो सेफ फील करते हैं। क्यों? जब आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक किताब पढ़िएगा, उसमें कहा जाता है, इसे कहा जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि आप अपनी पहचान अपने कपड़े से, अपने सरनेम से, अपने रिलीजन से डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जेफ बेजोस हो, अमेजॉन के मालिक, कोई पूछने जा रहा है कौन जाति का, कौन धर्म का, कौन कपड़ा पहना है, टी शर्ट पहना है कि क्या पहना है? पूछने जा रहा है नहीं ना। ये उसकी आइडेंटिटी है जो इकोनॉमी पर आधारित है, अर्थ पर आधारित है। क्लियर? तो वहां पे बाकी आइडेंटिटियां फेल हो जाती है, क्योंकि अब
उस इंसान को इन सभी आइडेंटिटीज की जरूरत शायद उतना नहीं है। क्लियर है? सो आइडेंटिटी क्राइसिस जिसको है वो इस तरीके अपने जैसे लोग अपने जैसे चीजों में सेफ और सिक्योर महसूस करता है। ठीक है? Sometime when we meet people who are very different from us, may find them strange and unfamiliar. जब हमसे थोड़ा सा अलग है तो हम बिना डिग्री के एक चीज करना शुरू करते हैं, वो है जज। जज सबसे पहली चीज जज करना शुरू करते हैं। ठीक है? जो हमसे अलग है, और नो दैट रीजन दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। एट टाइम्स वी मे नॉट, और हमें पता भी नहीं होता है कि क्या कारण है कि वो ये चीजें बोल रहा है, वो इस तरीके से कपड़े पहन रहा है, वो इस तरीके से दिख रहा है, वो इस तरीके की भाषा बोल रहा है, वो इस तरीके का खाना खा रहा है, मगर हम लोग क्या करेंगे? मुंह बनाने लगेंगे ऐसे ऐसे, है ना? कैसा कपड़ा पहना है, देखो ना कैसा बाल रखा है, ये बोलेंगे, मुंह बनाएंगे। हमें पता भी नहीं है रीजन क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जज। ठीक है? और सिर्फ जज की बात नहीं है, जज में भी आपने उसको इंफीरियर कर दिया है। इसी इंफीरियरिटी को प्रिजुडिस बोलते हैं। हम आ रहे हैं अभी, उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है? ये कहानी बताई जा रही है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स। हर लोगों के अलग एटीट्यूड्स हैं, अलग ओपिनियन है। बिल्कुल सबके अपने ओपिनियन होंगे, क्योंकि सबने अलग किताबें पढ़ रखी है। किसी ने लाइफ के ऊपर किताबें पढ़ रखी है, किसी ने पॉलिटिक्स के ऊपर किताबें पढ़ी है, किसी ने डिप्लोमेसी पे किताबें पढ़ रखी है, किसी ने इकोनॉमिक्स पे किताबें पढ़ रखी है। किसी का बैकग्राउंड अलग है, किसी की चीजें अलग है, कोई अलग ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, किसी की अलग हिस्ट्री है, किसी की अलग समझ है। तो आप बोलेंगे भैया इस हिसाब से तो क्लास ही क्लास है। क्लास मूर्ख लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बात, वो ओपिनियन, वो एटीट्यूड है और उसके पीछे लॉजिक है, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा हमारे बाबूजी एक नंबर के गुस्सैल आदमी थे तो हम भी गुस्सैल हैं बिकॉज हमारा एटीट्यूड ऐसा है। नो, आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है तो आपका एटीट्यूड पे लॉजिक होनी चाहिए। बस दूसरों को खराब लग रहा है तो भाई खराब लगना उसके स्टेट ऑफ माइंड की चीज है, उसके स्टेट ऑफ माइंड की चीज है। खराब लग रहा है, उसने कुछ भी अपनी ओपिनियन दी है, उससे आप कोई पब्लिक दूसरा हार्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कमजोर है, इंफीरियर है, टची हो रहा है। ठीक है? ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, जो उनके ओपिनियन की तरह नहीं है, जो उनके एटीट्यूड्स की तरह से मैच नहीं है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? जज। क्लियर है? ये हम सब जानते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सारी चीजें आपको पता है कि हम गांव में जाएंगे, 50% से भी ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो गांव में रहते हैं। विलेजर्स अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। दे आर सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। पीपल इन द विलेजेस आर बैकवर्ड होते हैं, डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं यूज करते हैं। ठीक है? ये सारी अर्बन लोग क्या करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ इजी होती है। पीपल स्पॉइल्ड होते हैं, लेजी होते हैं। ठीक है? इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। शहरों में लोग एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ओनली केयर अबाउट मनी। शहरों में लोग सिर्फ पैसा को देखते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं पीछे। ठीक है? नॉट अबाउट पीपल, पीपल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मरते रहते हैं कि काश मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन इंसान होने चाहिए। गांव में लोग खुश रहते हैं। लिविंग इन ए सिटी एक्सपेंसिव होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल की अर्निंग खर्च हो जाती है रेंट और ट्रांसपोर्ट में, है ना, और जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने में। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड। दे आर, ये सब जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली है नहीं, ये लोग सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, गांव के लोगों के बारे में। ये उनका व्यू पॉइंट होता है बहुत सारे लोगों का, जनरली मैं बात कर रहा हूं, और शहर में रहने वाले लोगों का ये व्यू पॉइंट होता है। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह अपवाद है। ठीक है? ये आपको दिख रहा है। डू यू हैव अ प्रिजुडिस अगेंस्ट द रूरल और अर्बन पीपल? ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रिजुडिस, और यही सब प्रिजुडिस है। फाइंड आउट दिस शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस द रीजन। इसको डिस्कस कीजिए रीजन। सम ऑफ दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट। सम ऑफ दो स्टेटमेंट्स है, ये सब स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जनरली आम डोमेन में, ये क्या है? इग्नोरेंट है, सुपरस्टिशियस है। ये सब बहुत तरीके की बातें हैं, बोली जाती है। शहर के लोग मनी माइंडेड होते हैं, लेजी होते हैं, कनिंग होते हैं। ये हमारे क्या है? व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव। जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति ओपिनियन हमेशा नेगेटिव है, सीइंग देम एज लेजी, कनिंग, स्टिंजी, एज दिस स्टेटमेंट, दीज आर बिकम प्रिजुडिस। और जब कोई चीज किसी के बारे में नेगेटिव इंसान की माइंडसेट होती है तो वो चीज क्या होती है? प्रिजुडिस होती है। तो आप बोलेंगे भाई इस हिसाब से तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लोगों के बारे में, पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव बोल रहे हैं। जरूरी ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, जरूरी ये है
कि क्या वो सही बात बोल रहे हैं। बहुत टाइम से आप देखेंगे, यस, लेजी है तो लेजी को लेजी ही बोलेगा आदमी, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वैलिड है। लेजी बोलना गलत नहीं है, लेजी एक कनोटेशन है, ठीक है, लेकिन ये मान करके बैठ जाना कि सारे शहर के लोग लेजी हैं, सभी लोग सभी ऐसे हैं वैसे हैं, दिस है दैट है, विदाउट वेरिफिकेशन, तो ऐसा अगर दिमाग में उत्पन्न है तो वो क्या है, प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना शायद ही नहीं हो। ठीक है, वी कैरी अबाउट देम, प्रिजुडिस मींस टू जज अदर। अब यहां से डेफिनेशन है, प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है, प्रिजुडिस मींस टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर, और लोगों को इंफीरियर देखने का काम करते हैं। लोग इंफीरियर देखते हैं दूसरे को, उनको नेगेटिवली जज करते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है प्रिजुडिस। When we think that only one particular way is the best, सिर्फ यही तरीका सबसे सही है, and right way to do things, we often end up not respecting other, तो हम दूसरे को रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। और क्लास भी है, दूसरा बोलेगा ये तरीका सही है, हाँ तो ठीक है, जिसने बोला ये तरीका सही है, इसने बोला ये तरीका सही है, अप्लाई करके देख लो कि कौन सा तरीका सही है। ठीक है, बट ये कहना कि ये मेरा तरीका सही है, मेरा तरीका सही है, बिना विदाउट एनी सब्सटेंस, इस हिसाब से तो फिर सब लोग एक दूसरे को बोलेंगे भाई तेरा सही नहीं है, तेरा सही नहीं है, तेरा गलत है, तेरा। तो सॉल्यूशन कहां है, सॉल्यूशन है जब आप उसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग जरूरी है, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये तरीका सही है या ये तरीका सही है, या मानना नहीं है और डिबेट नहीं करना है, आप दोनों के तरीके को चेक करके देख लो, जिसके तरीके से कुछ अच्छी चीजें हो जा रही है, कुछ बढ़िया हो रही है, वो तरीका सही है। और एक तरीका हर जगह अप्लाई भी नहीं होता है, ये भी आपको समझना है। सेम तरीका आपने सीख लिया और बोला रे यार वो तरीका सही था, वहां पे उसको अप्लाई कर देते हैं, वहां पे नहीं होगा सही तरीका। हर तरीका अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सही होता है, गलत होता है। इट अप्लाइज टू द जो पूरी होलिस्टिक समझ होती है। इसलिए तो R&D जरूरी है। क्यों सारे दुनिया में वो कंट्रीज इतने डेवलप्ड है, इतने अच्छे से दुनिया को, देश दुनिया को चला रहे हैं, अपने घर फैमिली को चला रहे हैं, बिकॉज वो R&D पे बिलीव करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे इस जगह पे कौन सी वो चीज है जो अप्लाई होगी, और उसको अप्लाई करेंगे, मॉनिटर करेंगे, फीडबैक लेंगे, तब देखेंगे कि क्या चीज अप्लाई कर रहा है। एक चीज कहीं हर जगह फिट नहीं हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर ये कह देना कि यही तरीका सही है और मेरा तरीका सही है, और हर समय ये कहना और दूसरे का तरीका, तो इससे दो चीज होती है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और दूसरे के तरीके को इंफीरियर मान के चल रहे हो। ठीक है, सो आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज एज नेगेटिव। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। भाई इंग्लिश, आप ये कहो हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है अलग अलग जगहों पे, इंग्लिश आज जरूरी है, इंग्लिश बहुत रिक्वायर्ड है। भाई आज तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट पत्र लिख के भी कर सकते हो ना, पोस्ट ऑफिस बंद नहीं हुआ है, लिख के कर सकते हो। लेकिन आज मोबाइल फोन है, तो आप क्या बोलोगे, आज के डेट में मोबाइल फोन के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के बिना शायद लोगों का राइज करना, जिंदगी चलना, दुनियादारी से कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट है। सो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना जरूरी है, बट दैट इज द बेस्ट लैंग्वेज जरूरी नहीं है, कोई बेस्ट नहीं होता। ये हमारी सोच है कि हम किसी पे टैगिंग कर रहे हैं, बेस्ट है, गोरे को कह रहे हैं सुंदर है, ये टैगिंग है। वो गोरा है, ये काला है, बट गोरा सही है, अच्छा है, और काला खराब है, ये किसने बता दिया, किसने, कब से, किस किताब में? ये जब जजमेंट करके उसको बेस्ट का टैगिंग किया जाता है, वो होती है प्रेजुडिस। आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले गोरे को सुंदर कह दिया गया, आज से 10,000 50,000 साल पहले काले को सुंदर कह दिया जाता। तो आज जब बर्तुहारी होता, शादी के लिए लड़कियां देखने जाती और गोरी लड़की दिखती, तो पता लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, अरे बाप एकदम बढ़िया नहीं थी, एकदम खराब थी। और काली लड़की को देखते तो क्या कहते, वाह अच्छे है। क्यों? क्योंकि 50,000 साल पहले किसी ने कुछ सेट कर दिया और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेबलिंग लगा रहे हैं। मजा आ रहा है ना लेबलिंग लगा करके, किसने कह दिया बेस्ट। तो ये होती है प्रिजुडिस। ठीक है, जैसे लैंग्वेजेस, जजिंग अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो वो लोग फिर दूसरे भाषा बोलने वाले का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वी कैन बी प्रिजुडिस अबाउट मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीजों को लेकर के हम प्रिजुडिस हो जाते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं। पूर्वाग्रह पीपल के रिलीजियस बिलीफ का, कि ये भैया सही है, वो सही है, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है।
ठीक है, द कलर ऑफ देयर स्किन, जो मैंने अभी बताया, काले गोरे, कलर इज कलर, किसने कह दिया ब्लैक इज, लेकिन वही गोरे लोग ब्लैक शर्ट पहन करके कहेंगे ब्लैक इज ब्यूटीफुल। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। ठीक है, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, द एसेंट दे स्पीक, किस तरीके की एसेंट पे वो बात करते हैं, बिहारी एसेंट, हरियाणवी एसेंट, किस एसेंट पे बात करते हैं, द क्लोथ्स दे वियर, लड़कियां कुछ भी कपड़े पहन लेती है बस, अरे प्रिजुडिस, वो तो होगी ही खत्म। अरे भाई, पूरा कपड़ा पहनने वाला भी खत्म हो सकता है और कम कपड़ा पहनने वाला भी अच्छा हो सकता है, मगर दिमाग सेट है। एक लड़का की लड़की रोड पे चल दिए तो कुछ गड़बड़े होगा, ये होती है प्रिजुडिस। अरे भाई ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर गड़बड़ है तो बोलने से पहले वेरीफाई कर लो, और अगर कर भी लिए तो उससे आपको क्या लेना देना है देयर्स लाइफ। आपके लाइफ के बीच में आए हैं क्या, आपके काम के बीच में आए हैं क्या, नहीं ना, समझने की चीज है। तो जज करना जरूरी है ना, ऐसा लोगों को लगता है, उसी जज करने को प्रिजुडिस कहते हैं, पूर्वाग्रह। क्यों जज करते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में, कपड़े अलग हो सकते हैं, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इसको, ये चीज से डिपेंड नहीं करती है डिस्क्रिमिनेशन, यहां से डिपेंड करती है क्योंकि हमारे दिमाग में क्या सेट है, और दिमाग में क्यों सेट है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसे हो रखी है। हमारी कंडीशनिंग, सरकारी नौकरी अच्छी है, ये कंडीशनिंग है भाई, सब काम अच्छा है, सब काम अच्छा है। जो इंसान जो करना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है, करे, कौन अच्छा कौन बुरा, आप सेटल्ड हैं, आप अपने जीवन में खुश हैं, उस चीज से यू आर ओके। हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा क्योंकि इंजीनियरिंग अच्छी है, सही है, ठीक है। बहुत तरीके की प्रिजुडिस होती है। ऑफन आर प्रिजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग, और कभी कभी ये प्रिजुडिस इतनी हावी हो जाती है दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। कलर जिसके अलग है, स्किन कलर, हम उससे बात नहीं करते, जो भाषा अलग बोलता है उससे बात नहीं करते। और ये दोस्ती नहीं करना उसकी प्रिजुडिस पे डिपेंड करता है, से ज्यादा उसकी इनसिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन अ वे दे हर्ट देम, और कभी कभी तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि जब हम एक दूसरे को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है, ये सारी चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई प्रिजुडिस की पूर्वाग्रह, कि हम अपने दिमाग में कुछ कनोटेशन सेट करके बैठे हुए हैं, कुछ हमने लेबलिंग करके बैठे हुए हैं, तो जब कभी हम देखेंगे तो हम उन वैसे लोगों को जज करेंगे, फर्स्ट स्टेप। दूसरा है कि ऐसे लोगों से दूर हटेंगे, दूसरा स्टेप। और कभी कभी दूर नहीं हटेंगे तो हम ऐसे लोगों को हर्ट करेंगे, चाहे वो ओपिनियन में अलग हो सकता है। इसलिए कहा जाता है डिफरेंसेस, हो सकता है कि सामने वाले की ओपिनियन सही हो, आप आर्गुमेंट नहीं, आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रिजुडिस से आप लेबलिंग करेंगे तो फिर दिक्कत है। और ये तो हो गई प्रिजुडिस की बात। अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप की। स्टीरियो जो वर्ड है ना, वो आपको पता है कि आप स्पीकर सुनते हैं, जब इधर कुछ अलग आवाजें आती है, इधर अलग आवाज आती है, दोनों जगहों पे अलग आवाज है, तो इसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो इसको कहा जाता है कि जब हम एक तरीके से भेदभाव करते हैं, कि स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस। आपको पता है कि हम लोग लड़का और लड़की के डिफरेंसेस से भली भांति परिचित है, बिल्कुल। अब देखिए, बॉयज और गर्ल्स को लेकर के स्टीरियोटाइप है। भाई ये बॉयज और गर्ल्स जो है ना, ये सामाजिक डेफिनेशन है, बायोलॉजिकली दोनों अलग है, ये मानता हूं। सामाजिक रूप से एक है, मेल और फीमेल अलग है, बट वुमेन और मेन ये सामाजिक चीजें हैं, सेम है। ये समाज ने उनको अलग किया है, ठीक है। तो जब ये अलग किया जाता है, स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। जैसे many of us would say we are born as boys and girls, it is given, obvious बात है, लड़का लड़की बायोलॉजिकल डिफरेंस है और उसे हमें रिस्पेक्ट करना भी है क्योंकि वो नेचुरल है। What is there to think about, लेकिन सोचने वाली बात क्या है, अरेंज द स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बॉयज और गर्ल्स पे आप इसको अरेंज कर लीजिए जो आपकी, और जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में कुछ प्रीजुडिस है और कुछ स्टीरियोटाइप आपने क्रिएट कर रखी है अपने दिमाग के अंदर। दे आर वेल बिहेव्ड, आप किसके अंदर, तो गर्ल्स के अंदर डाल देंगे, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। मैं नहीं कर रहा, आप करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे स्टेटमेंट सुनते हैं, दे डोंट क्राई, कौन नहीं क्राई करता, मर्द। यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मेंस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं कि मर्द रोता नहीं है। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन द बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, देयर पेरेंट एंड अदर मेंबर, उनके परिवार और उनके लोग क्या कहते हैं, रो मत, वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, बॉयज आर ब्रेव, मजबूत होते हैं, दे डोंट क्राई, ठीक है, ये कहते हैं।
और ये चीज बचपन से इसी इंजेक्ट कर दी जाती है कि कमजोर होने के बाद, हर्ट होने के बावजूद भी हम इसको बैगेज की तरह कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, मानने लग जाते हैं कि हम रोते नहीं है, ठीक है। और आप जा करके देखो कि कितना रोते हैं। सो दैट इवन अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, और उसको अगर रोने का मन करता तो एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि नहीं हम नहीं रोएंगे, भाई लग रहा है बुरा, रो लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, और रोना चाहिए भी। He also believes that crying is a sign of weakness. भैया रोने का वीकनेस से क्या लेना देना है, मेरे को ये समझाओ, क्या रोना है। सबसे ज्यादा वीक आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो डिपेंड्स ऑन द पीपल। मर्द भी आपको बहुत वीक दिखेंगे, कमजोर दिखेंगे, तभी तो इनसिक्योर होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, बहुत तरीके की चीजें हैं, क्योंकि वीकनेस है। सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, रोना चाहते हैं, स्पेशली दे आर एंग्री और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये होती है एक भेदभाव, हाँ या ना। तो बहुत तरीके से आप देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है, पीपल ऐसे आप देख रहे हैं तो रोते हैं, ये एक टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप है। उसी तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप हम इसको बोलते हैं। वैसे भी अलग अलग तरीके के स्टीरियोटाइप होते हैं। क्या क्या होता है स्टीरियोटाइप, बहुत सारे स्टीरियोटाइप है। कोई आदमी किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसको लेकर के अपनी एक अवधारणा है, एक स्टीरियोटाइप है। आप देखेंगे एक आदमी जो रीजन के स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है, वो आदमी सेम टाइम पे जेंडर स्टीरियोटाइप खुद कर रहा है। तो सब टाइप क्या है, स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है। अब लोग इसको क्या कहते हैं, जनरली डिसेबल्ड। अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, देखिए यहां पे डिसेबल्ड लिखा है कि इसको कहते हैं डिसेबल्ड। दिस टर्म हैज नाउ बीन यूज्ड एज, दिस टर्म हैज नाउ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड इज चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। चिल्ड्रन है जिसको स्पेशल नीड की जरूरत है, क्योंकि कैसे कह सकते हो डिसेबल है। आज के डेट में आप देखो जा करके, अच्छे अच्छे हाथ है, पैर है, आदमी 30 साल का हष्ट पुष्ट आदमी है, और वो बेड पे लेटा लेटा पड़ा होकर के रील्स स्क्रॉल कर रहा है और पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कोई काम दे दो उससे काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो डिसेबल है। क्या आप उसको डिसेबल नहीं बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबल? डिसेबल मतलब जो एबल नहीं है किसी काम को करने के लिए। और आप देखोगे ऐसे जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो आदमी अपने एक हाथ से एक पैर से काम कर रहा है। तो वो उनके पास उनके अंग नहीं है शरीर के, लेकिन फिर भी वो एबल है बहुत सारे चीजों के लिए। व्हील चेयर पे जाकर के वो काम कर रहा है, और लोग के पास अगर कार नहीं है तो वो 10 कदम चल नहीं पा रहा है। क्या वो डिसेबल नहीं है? पेट निकाल निकाल करके बैठे हुए हैं, क्या वो डिसेबल नहीं है? कोई काम असाइन कर दो, वो असाइन नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, क्या वो डिसेबल नहीं है? Obviously they can't able to do the work, that means they are, so why this stereotype is all about कि जिनके हाथ और अंग पैर नहीं है उसे हमने डिसेबल की कैटेगरी में डाल दिया, इसलिए इस वर्ड को चेंज किया गया। और आज के डेट में ऐसे लोगों को दिव्यांगजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिव्यांगजन। इसको एनसीईआरटी ने करेक्ट किया नए एडिशन में। पहले था चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट देम आर गिवन इन लार्जर लेटर से दिया जाता है, दे ओन फीलिंग एंड थॉट्स सो आर गिवन, ठीक है। इस तरीके की आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, हाँ या ना, विकलांग जिसे हम कहते हैं। तो हमने दो चीजें देखी है समाज में, जो डाइवर्सिटी है, इसी डाइवर्सिटी को ध्यान से देखते हुए हमारे जो दिमाग के अंदर दो बीमारियां शुरू हो जाती है दिमाग। एक का नाम है प्रिजुडिस, फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर्स विदाउट एडुकेट नॉलेज। एडुकेट नॉलेज होता नहीं है और हम ओपिनियंस दूसरों के बारे में कुछ भी रख लेते हैं, पूर्वाग्रह, है ना। ये कोर फ्लॉज है, लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इसको कहा जाता है, लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा क्या है हमने देखा बीमारी, स्टीरियोटाइप, फिक्सिंग पीपल इनटू ए पर्टिकुलर इमेज। एक आदमी को एक पर्टिकुलर इमेज पे सेट कर दिया कि ये आदमी यार ज्यादा बोलता है, मतलब ये ऐसा ही होगा। ये आदमी ना भगवान पूजा नहीं करता है तो यह आदमी अधर्मी होगा। मंदिरों पे जाने वाले लोग और पूजा पाठ करने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, क्या वो अधर्मी नहीं है? सो एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेना इज प्रॉब्लमेटिक। हर जगह जिसके पास हाथ पैर है वो भी डिसेबल हो सकता है, जिसके पास नहीं है वो भी एबल हो सकता है, ठीक है। जो मंदिर जा रहा है वो भी गुनहगार हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, और जो नहीं भी जा रहा वो भी अच्छा हो सकता है। ये एक इमेज पे पोर्ट्रे करना, इसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। फिक्सिंग पीपल इनटू अ पर्टिकुलर इमेज एंड प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सीइंग देम एज अ यूनिक इंडिविजुअल। और ये रोकता है, देखिए याद कीजिए क्वेश्चन क्या बोला, फिक्सिंग पीपल इनटू अ पर्टिकुलर इमेज एंड प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सीइंग देम एज यूनिक इंडिविजुअल। जो उसे रोकता है कि यूनिक इंडिविजुअल देने से। कोर फ्लॉस क्या है?
इरेजर ऑफ इंडिविजुअलिटी। एक इंसान को एक पर्टिकुलर इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह देखना नहीं करते, हम इसको जनरलाइज करके देखना शुरू कर देते हैं। यह है प्रॉब्लमेटिक। अरे भाई 100 लोगों से मिलो, 100 लोगों को 100 लोगों की तरह देखो और कहो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक। लेबलिंग भी मत करो, कैसा वो ज्यादा बोलता है मतलब ऐसा होगा, ठीक है। लेबलिंग नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कीजिए। क्या ठीक है, मुझे पता है कि नो, अगर आपको उनसे संबंध रखना है तो डील कीजिए उसी तरीके से, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक है। तो ये दो बीमारियां हैं जो माइंड से उत्पन्न होती है। ये जो प्रीजुडिस है इंटरनल स्टेट है, ये माइंडसेट है, दिस इज द माइंडसेट। और इसी दोनों चीज की वजह से हम लोगों को अलग अलग चीजों की वजह से डिफरेंशियली देखने लगते हैं, और इसका एक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है, और यहीं से जन्म लेता है डिस्क्रिमिनेशन का। ये दो जब मशीन के अंदर घूमती है तो एक्शन में क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन। और यहां से हम शुरू करते हैं भेदभाव, भेदभाव शुरू करते हैं। आई बात समझ? यस और नो? हमने देखा है दिस इज द वेज बॉयज एंड आर, दिस इज द हाउ द गर्ल्स आर, दिस आर द स्टेटमेंट हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। और हम कुछ भी नहीं सोचते, वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और हमें उसी तरीके से बिहेव करने की जरूरत है, ठीक है। We can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved as discussed. ये सब भी चीजें। We fix people into one image, we create stereotype. जब हम लोगों को एक इमेज, एक ढांचे में डाल देते हैं, हम stereotype create करते हैं, ठीक है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race और economic background, they are stingy, lazy, criminal और dumb. ये कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, एक जगह से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो आतंकवादी ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप ही को पता है सारी चीजें, है ना। स्टिंजी, अगर किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहे तो स्टिंजी होंगे, क्रिमिनल होंगे, डम होंगे। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप, उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। दे आर स्टिंजी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर। हर जगह खराब और अच्छे लोग, जेनरस पीपल भी होते हैं जो मदद भी करते हैं। हर कम्युनिटी, हर जगह, हर कास्ट, कलर, क्रीड सबके होते हैं। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक एंड दैट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एक ही जैसे होंगे, मगर हमारी मीडिया आप लोगों का ब्रेन को कचड़ा करने पे लगी हुई है, समाज आपको निचोड़ने पे लगा हुआ है और आपको 500 साल पीछे धकेलने पे लगा हुआ है। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप रोकता है हमें यूनिक इंडिविजुअल, और स्टीरियोटाइप का हिंदी होता है रूढ़िवादी धारणाएं विथ हर ओन स्पेशल क्वालिटीज। जो हो सकता है उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज होगी, स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो दूसरों से अलग है। और जब हम रोक दें तो ये रोकना शुरू कर देता है कि हम उसके यूनिक इंडिविजुअल, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक स्किल्स को देखना बंद कर देते हैं। किससे? स्टीरियोटाइप से, इस रूढ़िवादी धारणाओं से। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ द पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न एंड टाइप। पूरे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो उसमें आते हैं सबको एक पैटर्न में फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एंड दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। और हम बहुत सारी चीजों को करने से रोकते हैं, क्लियर है। और इसी स्टीरियोटाइप से को हैंडल, इसी स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, प्रेजुडिस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है और इनइक्वालिटी शुरू होती है। बोथ आर सेम थिंग, भेदभाव और इनइक्वालिटी, असमानता। पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट ऐसे थोड़ी करते हैं हमसे अलग है, नहीं नहीं, हमसे अलग है मगर नीचे है, गलत है, ये हम सोचते हैं। कहिए ना भाई अलग है, ऑब्वियस बात है, सब अलग है, पांचों इंग्लिश जैसी नहीं है, एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। जब आदमी अपनी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित होकर के एक्शन मोड में आ जाता है। जब वो सोच रहा है तब तक ठीक है, सोचो भाई, तुम्हारा दिमाग जो कचड़ा है सोचो। लेकिन जब उस धारणाओं से, पूर्वाग्रह से, उस अवधारणाओं से वो आदमी एक्ट करता है, एक्शन लेता है, चाहे वो एक्शन मुंह से बोलने का भी क्यों ना हो। एक्शन इज नॉट अबाउट द फिजिकल मूवमेंट, एक्शन इज ऑल्सो अबाउट व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग। और जब कभी भी आप अपनी उस अवधारणाएं को एक्शन में लेकर के आते हैं अपनी बातों से, क्योंकि आप किसी को बोलते हैं, कन्विंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या फिर कुछ भी, या फिर आप ऐसे करते हैं, आप क्या शुरू कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, आप दूसरे इंसान को डाउन करने पे लगे हुए हैं। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, जब आप उसको रोकने लगते हैं कुछ एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए, कि भैया तुम भैया इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तुम मंदिर एंटर नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस समुदाय से बिलोंग करते हो, तुम ऐसे करते हो, है ना, इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम तो भैया ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, एटसेट्रा।
एंड टेकिंग अप द जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन अ सर्टेन नेबरहुड, और आप उसको रोक देते हो, तुम हमारे जात के नहीं हो तो हमारे टोला में नहीं रहोगे, ठीक है, हमारी सोसाइटी में नहीं रहोगे, हमारी सोसाइटी में सर्विस नहीं दोगे। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, उसी चापाकल और उसी कुएं से पानी लेने से मना कर दोगे, चाय साथ में पीने से मना कर दोगे, ग्लासेस शेयर नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। जब आपके घर में कोई आ गया आदमी दूसरा किसी आपके इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से थोड़ा सा नीचे तबका का, तो आप उसके लिए अलग कप निकाल दोगे चाय पिलाने के लिए। ये सब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। और कहां से जन्म लेता है? स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडिस, बस इसी दो चीज से जन्म ले रहा है। हाँ यार, डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन, टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन। एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समीर एक और समीर दो दोनों अलग थे, एक गरीब था, एक अमीर था, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, एक स्कूल गया था, एक स्कूल नहीं गया था, लेकिन उन दोनों ने दोस्ती की, दोस्ती की, वो लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए। इससे क्या पता चलता है कि अलग होना डिस्क्रिमिनेशन तभी होता है जब आपके माइंड में दो पर्टिकुलर चीज इंसर्टेड है, दैट इज स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी धारणाएं, और प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्लियर है? ठीक है। They belong to different religion, disability, diversity, how the diversity can also be a source of discrimination। हमने तो देखा कि कैसे दोस्ती होती है, और हमने ये भी देखा है कि कैसे डाइवर्सिटी एक तरीके से सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। ग्रुप ऑफ द पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन, और मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस, और लोग एक दूसरे से भेदभाव करना शुरू भी कर देते हैं। यस और नो? अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर वाज देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक गरीब था, एक अमीर था, लेकिन आपको भी पता है दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, is not a form of diversity but of inequality। ये क्या है? inequality है, कोई diversity नहीं है, inequality है। people who are poor do not have the resources or the money, जो गरीब है उनके पास resources नहीं है, money नहीं है, to meet their basic needs नहीं fulfill कर पा रहे, clothing, shelter, they experience discrimination in offices में करते हैं, hospital में, school में, सब लोग क्या करते हैं? discriminate करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके वो गरीब है। some people may experience both kind of discrimination, बहुत लोग दोनों तरीके के discrimination करते हैं। They are poor and they belong to the group whose culture is not valued, जिसके कल्चर को वैल्यू नहीं किया जाता, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन, मुस्लिम धर्म, या कास्ट, क्रीड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, दोनों चीज भी होता है। ट्राइबल, सम रिलीजियस ग्रुप है और इवन पर्टिकुलर रिलीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दिस रीजंस, एक या एक से अधिक रीजन की वजह से ये लोग डिस्क्रिमिनेट किया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, बहुत सारे रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट। भाई तुम गरीब हो, तुम दूसरे जात से हो, तुम फलाना हो, तुम्हारी ओपिनियन अलग है, ठीक है, बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, और एक रीजन भी काफी होता है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, और मल्टीपल रीजन जब होते हैं तो लोग हार्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगेंस्ट दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेज इन विच द कास्ट वाज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट। कास्ट किस तरीके से यूज किया गया टू डिस्क्रिमिनेट पीपल अगेंस्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, किस तरीके से जाति ने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम के बारे में क्या है? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू द स्कूल। एक सबसे बड़ी अवधारणा क्या है? स्टीरियोटाइप क्या है? रूढ़िवादी अवधारणा कि मुस्लिम जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी लड़कियों को एजुकेट करने में, देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू द स्कूल। बट जरूरी है, ये अवधारणा है, ये सभी धर्मों में होता है। ठीक है, आप जाएंगे बहुत सारे धर्मों में, हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे कि लड़कियों, गरीबी में बहुत सारे लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाता। आज से नहीं, आप गुप्ता काल, एंशिएंट हिस्ट्री पे पढ़िएगा, आपको पता है कि लड़कियों को स्कूल भेजना, पढ़ाना लिखाना वर्जित कर दिया गया। भाई तुम पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखना नहीं है, शादी करना है, तुमको दूसरे के घर जाना है। ठीक है, ये चीज देखा गया। हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अमंग्स द मुस्लिम, गरीबी जो है, मुस्लिम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, ये गलत अवधारणा है। गरीबी एक रीजन है जो मुस्लिम धर्म के लोगों में ज्यादा गरीबी है, इस वजह से गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई द मुस्लिम गर्ल डू नॉट अटेंड स्कूल, नहीं कर पाती है और ड्रॉप आउट कर जाती है, गरीबी। जब कभी एफर्ट लगाया गया, सरकार ने एफर्ट लगाया है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो मुस्लिम महिला हो या किसी भी वर्ग की, किसी भी समुदाय की महिला है, वो स्कूल गई है, पढ़ी है, लिखी है। जैसे कि केरला ने, आप देखिए डिस्टेंस, स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो घर से बहुत ही कम दूरी पे है। गुड गवर्नमेंट बस सर्विस है, टीचर्स पहुंचते हैं रूरल एरियाज में, और 60% से जो टीचर है, 60% से भी अधिक टीचर केरला के अंदर महिलाएं हैं। आज बिहार के अंदर आप जाएंगे तो अलग अलग जॉब्स में महिलाएं हैं, तो बिना पढ़े लिखे वो तो यूं ही नहीं पहुंच गई है, बिल्कुल पढ़ी है। तो ये अवधारणा है कि महिलाएं पढ़ती नहीं है, महिलाएं स्कूल नहीं जाती है, या कोई मुस्लिम किसी धर्म की पर्टिकुलर लोग अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, गलत अवधारणा है। ठीक है, तो गरीबी एक कारण जरूर हो सकता है किसी भी धर्म में, जिसकी वजह से, और मुस्लिम धर्म में गरीबी ज्यादा, इसकी वजह से वो रीजन है। लेकिन केरला में वो चीज अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और स्कूल को पास रखा है। तो आप देखिए 60% से भी अधिक
जो महिलाएं हैं वो टीचर बनी हुई है। दिस फैक्टर हेल्प द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स टू अटेंड स्कूल इन ए लार्ज नंबर। केरला में लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम वुमेन जो है वो स्कूल जाती है, पढ़ती है। ठीक है, अगर इसी तरीके से एफर्ट किया जाएगा किसी भी ट्राइबल के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए, किसी के लिए भी किया जाएगा तो उसे शिक्षा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो बहुत भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ये आपने देख लिया है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीजें तो आप देख रहे हैं, जैसे यहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे आप। Those who place themselves at the top of this ladder called themselves upper caste. आप देखते हैं कि on being discriminated against, people are engaged in different kind of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, अलग अलग सब काम करते हैं। सब आदमी एक जैसा काम भी नहीं कर सकता है। However, certain kind of work are valued, लेकिन कुछ काम को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है और कुछ काम को बहुत ज्यादा कम वैल्यू किया जाता है ना। सॉरी, एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज द टास्क दे आर लेस वैल्यू। भाई अब आप कह सकते हो कि किसी आप सैलून में जाते हो और आप बाल कटाते हो तो वह आदमी की भी आर्ट होती है कि आपका अच्छा बाल कटता है। आप उसको वैल्यू करो क्योंकि वो काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन वो काम अंडर वैल्यूड है, ये करना गलत है। ये अगर कर रहे हो तो आप स्टीरियोटाइप से सफर कर रहे हैं, आपके मन में प्रिजुडिस है। ये सुनो, सो कुछ काम को आप इंफीरियर कहते हो, कुछ काम को कहते हैं कि ये काम सुपीरियर है। और जो लोग इस काम को करते हैं, आप उस आदमी को उस काम से एसोसिएट करके उसको इंफीरियर ठहरा देते हो, उसको आप नीचे कर देते हो, हाँ या ना। और इसी चीज से शुरू हुआ था कास्ट सिस्टम। दिस बिलीफ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो बाद में जन्म के आधार पर कर दिया गया, जो पहले काम के आधार पर था। ठीक है, उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया। तो इस हायरार्की के लड़ार में लोग जो एक तरीके का काम करते हैं उसको ऊपर कर दिया जाता है और दूसरे तरीके का जो काम करते हैं उसको नीचे कर दिया जाता है, सुपीरियर बना दिया जाता है। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लडार वर सीन एज अनवर्दी, कोई काम के नहीं है, और ऐसे लोगों को क्या कहा जाने लगा? अनटचेबल्स, यानी अस्पृश्य समुदाय, अनटचेबल्स कहा जाने लगा। ठीक है, कास्ट फिर रूल बनाए गए। कास्ट रूल्स वर सेट व्हिच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क। फिर अनटचेबल को रोक दिया गया। पहले तो आपने ये काम को कह दिया कि ये काम इंफीरियर है, ये काम को कह दिया कि ये काम सुपीरियर है। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आपने बता दिया इंफीरियर है, जो काम ये लोग कर रहे हैं उसको बता दिया आपने वो लोग सुपीरियर है। और अब कह रहा हूं कि जो लोग ये काम कर रहे थे अब वो ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो inferior है and they are not allowed to do this work because this work are assigned to the superior community। ये फिर शुरू हो गया, और किसके आधार पर? कास्ट रूल्स के आधार पर। ठीक है, और ऐसे लोग क्या है? अनटचेबल्स। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर देयर होम्स ऑफ द अपर कास्ट से रोक दिया गया। वाटर लेने, पानी लेने से रोक दिया गया गांव में। ठीक है, टेम्पल्स में एंट्री बंद कर दी गई। देयर चिल्ड्रन को उनके आसपास में बगल में बैठाया नहीं गया, दो अलग अलग बैठाया जाने लगा। ठीक है, ये सारी चीजें होने लगी। The upper caste acted in a way he did not give the so-called untouchable the same rights they enjoy। उनको जो ऊपर के लोग थे उन्होंने so-called untouchables को वो अधिकार देने से भी वंचित कर दिया जो उनका हक था। ठीक है, यही पे कहानी है भीमराव अंबेडकर की। लेकिन हम भीमराव अंबेडकर की कहानी पे जाने से पहले समझते हैं दलित टर्म को। और आपको याद होगा कि हमने यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखा, बीपीएससी का भी क्वेश्चन देखा, क्या था? दलित इज अ टर्म। दलित क्या है? एक टर्म है जो यूज किया जाता है। और देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे। Dalit is a term that people belonging to the so-called lower caste used to address themselves। यही स्टेटमेंट था जो यूपीएससी ने उठाया और पूछा। दलित एक ऐसा टर्म है that people belonging to, जो व्यक्ति उस कास्ट में बिलोंग करता है, belonging to the lower caste used to address themselves, अपने आप को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं दलित। They prefer this word to untouchable। वो इस वर्ड को प्रीफर ज्यादा करते हैं अनटचेबल वर्ड से ज्यादा। दलित को, अपने आप को दलित कहलाना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन अनटचेबल कहलाना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है दलित मींस दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दलित का मतलब क्या है? जो टूटा हुआ है, ब्रोकन है। और उनको लगता है कि समाज की वजह से हम लोग टूट चुके हैं, ब्रोकन है। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। दलित लोगों को किस तरीके से तोड़ दिया गया है। और अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं पूछा गया, मे भी हो सकता है आगे पूछा जाए। द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ द पीपल को शेड्यूल कास्ट पूछा जाता। अब आप ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को, हम आएंगे उस क्वेश्चन पे। इस एक बॉक्स से 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने बनाए और पूछ लिया गया। तो एनसीईआरटी जरूरी है आपके किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, एनसीईआरटी जरूरी है। क्लियर है?
यहां तक ओके। नाउ हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की कहानी पे। भीमराव अंबेडकर आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म 14 अप्रैल, ठीक है, 1891 को हुआ था, 1891 को, ठीक है। कहां हुआ था? महू में। महू जो है बेसिकली वो है मध्य प्रदेश में, MHOW, महू स्थान का नाम है और मध्य प्रदेश में। बहुत लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ है, बट ऐसा नहीं है। महू में जन्म हुआ है और 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, बिल्कुल आपको पता है क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की, उन्होंने दलितों के उत्थान में काम किया। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो अपना एक एक्सपीरियंस साझा करते हैं, वो विच टुक प्लेस इन 1901 में, जो उनके साथ हुआ था, व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। ही हैज गॉन विद हिज ब्रदर एंड कजन टू मीट हिज फादर। वो अपने भाई के साथ अपने पापा से मिलने गए थे। कहां? कोरेगांव। कोरेगांव कहां है? महाराष्ट्र में। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, बहुत देर तक इंतजार करने के बाद कोई आया नहीं। 1 घंटे पार कर गए। स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर, स्टेशन मास्टर से इंक्वायर किया। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स, उन्होंने हमसे टिकट मांगा। वी शोड देम हिम, हमने उनको टिकट दिखाया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड, ठीक है, टैरिड का मतलब होता है एक इंतजार कराना, आप कह सकते हैं एक तरीके से ये करना। वी टोल्ड दैट वी वर बाउंड टू, हम लोग एक कोरेगांव जाने वाले हैं, एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर द फादर और हिज सर्वेंट टू कम, हम लोग वेट कर रहे हैं कि पापा आएंगे या उसके सर्वेंट आएंगे, बट दैट नीदर हैज टर्न्ड अप, कोई आया नहीं। दैट वी डिड नॉट नो टू रीच, हमें नहीं पता कि हम कोरेगांव कैसे पहुंचे। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हम लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हम लोग अच्छा बोलते थे, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, ठीक है, दैट वी आर वेर द चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। इंडीड वी द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर दैट वी वर ब्राह्मीण, उन्हें ऐसा लगा कि हम लोग ब्राह्मीण चिल्ड्रन हैं। एंड वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस, जिस तरीके से हमें देखा गया वो बहुत टच्ड हुआ। एज ही यूजुअल अमंग द हिंदूज, स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस टू हु वी आर, उन्होंने बताया कि वो कौन है। विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महर, हमने कहा कि हम लोग क्या है, महर। एक क्वेश्चन आपको पता है, अभी पूछा गया था कि बी आर अम्बेडकर किस जाति से बिलोंग करते थे, तो वो लोग महार जनजाति से बिलोंग करते थे, महार जनजाति से। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा महार, और हम लोग ये क्या है, बेसिकली अनटचेबल्स है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल है। ही वॉज स्टंट, कौन स्टंट हो गया? स्टेशन मास्टर शॉक्ड हो गया, ठीक है, शॉक्ड हो गया। एंड अंडरवेंट अ सडन चेंज, तुरंत चेंज किया। विड यू सी ही वाज ओवरपावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन, और उसके बाद फीलिंग हुआ, भाई अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक वर्ड ने किस तरीके से एक इंसान के व्यवहार को बदल दिया, आपको ये देखने की जरूरत है, ठीक है। एज सून एज वी हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे, वो चला गया अपने रूम में। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, हम लोग वहीं पे खड़े थे। 15 to 20 मिनट्स पार हो गए। द सन वाज, सब सूरज डूब चुका था। हमारे फादर नॉट टर्न्ड अप, नो कोई नहीं आया, नॉट ही सेंट हिज सर्वेंट। नाउ द स्टेशन मास्टर हैज आल्सो, स्टेशन मास्टर भी चला गया। वी वर क्वाइट bewildered एंड द जॉय और हैप्पीनेस जो था सुबह पापा से मिलने की, वो सब खत्म हो चुका था शाम आते आते, ये सारी चीज। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, स्टेशन मास्टर रिटर्न आता है एंड आस्क करता है कि वी प्रपोज टू डू, वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट, यानी बैलगाड़ी अगर मिल जाती तो हम लोग चले जाते, ठीक है। तो वो बोलता है कोरेगांव के लिए, लेकिन बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि हमने सभी बैलगाड़ी वाली से पूछा, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं बिठाएंगे क्योंकि हमारी बैलगाड़ी जो है वो गंदी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग अनटचेबल समुदाय से बिलोंग करते हैं, अस्पृश्य समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इवन हमने 2 गुना पैसा देना भी किया, तो उन्होंने कहा हम उसको भी लेने से मना कर दिया, क्योंकि आप एक बार बैठ जाएंगे तो कोई और अदर आदमी हमारी बैलगाड़ी पर नहीं बैठेगा, इसलिए उन लोगों ने भी मना कर दिया। ये सारी कहानी आपको क्या बताती है कि किस तरीके से एक जाति इंसान को डिस्क्रिमिनेट करने का काम करती है। भीमराव अंबेडकर जो यहां से जन्म हुए, 1956 में उनकी मृत्यु हुई। कंसीडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं। ऑल्सो इज बेस्ट नोन द लीडर ऑफ द दलित, दलित के लीडर भी कहा जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में देख लीजिए। ही वॉज बॉर्न इनटू महार कास्ट, वो महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अनटचेबल कहा जाता था, कंसीडर किया जाता था। महार जो होते हैं वो गरीब होते हैं, ओन कोई लैंड ओन नहीं करते। चिल्ड्रन बॉर्न टू देम हैड टू डू देयर वर्क, जो उनके पेरेंट काम करते हैं। दे लिव्ड इन द स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज, से बाहर रहते हैं, एंड नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द विलेज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, पहले अपने कास्ट में थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया। इंग्लैंड गए और लॉयर बने। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर, दलित को कहा गया कि भैया तो आप पढ़ाई का रास्ता अपनाइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, कॉलेज जाइए, टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब को लीजिए इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, से बाहर निकलिए। ही लेड मेनी एफर्ट ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि लोग, अब देखिए बाकी जो स्टेटमेंट्स अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जाएंगे, आप ध्यान दीजिए, मैं यूं ही नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ही लेड मेनी एफर्ट
ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स, मंदिरों में जाने के लिए उन्होंने, लोग दलित कम्युनिटी को मंदिरों में एंट्री दिलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। बाद में, अब देखिए ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बी आर अम्बेडकर किस धर्म में परिवर्तित हो गए थे, तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे इन द सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर। एक ऐसे धर्म की तलाश कर रहे थे वो, और फाइनली उनको बुद्धिज्म मिला जो हर व्यक्ति को एक समान देखता है, ऐसा कोई धर्म होना चाहिए, तो बुद्धिज्म में वो जाकर के अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, से उनको लड़ना चाहिए, एंड वर्क टुवर्ड अ सोसाइटी, एक ऐसे सोसाइटी की तरफ उनको बढ़ना चाहिए जो सोसाइटी इक्वालिटी को प्रमोट करे, जो सभी के लिए एक समान हो। ये सारी कहानी आपको यहाँ बता दी गई है, और इस कहानी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कम टू द, कि हमने इस कहानी से, इसके पहले जो हमने स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, कि स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन जब इंजीनियरिंग करती है तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। स्टीरियोटाइप और प्रीजुडिस जब इंजीनियरिंग करती है तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, यानी भेदभाव शुरू होता है। भेदभाव का हमने एक एग्जांपल देख लिया पूरा, कि किस किस तरीके से, किस किस प्रकार से भेदभाव किए जाते हैं। अब यही आपको दिख रहा है, ये डाउनवर्ड प्रेशर है। लेकिन जब ये चीज इतना प्रेशर डेवलप करता है तो ये टूट जाता है। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेस टेस्ट है, ठीक है, एक्शन थ्रेशोल्ड। एक पॉइंट ऐसा आता है जब भेदभाव बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन अकर वेयर पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप पे जब एक्ट करते हैं। प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप जो है वो इंसान की इंटरनल फ्लॉज होती है, उसकी दिमागी फ्लॉज होती है। डिस्क्रिमिनेशन इज द टेंजिबल एक्सटर्नल हार्म है। डिस्क्रिमिनेशन एक ये इंटरनल चीज होती है जो हार्म करती है इंसान को एक्सटर्नली हार्म करती है, एंड रिक्वायर सिस्टमेटिक लीगल इंटरवेंशन, और इसके लिए एक सिस्टमेटिक और वैधानिक इंटरवेंशन की जरूरत होती है। हाँ या ना। अब हम आते हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, क्यों होता है ये देख लिया, हमने एग्जाम्पल देख लिए, चीजें समझ ली। अब हम ये समझते हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कैसे किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी द पीपल कुड मूव इजिली, कितना मुश्किल होगा कोई भी आदमी जो डिस्क्रिमिनेटेड है समाज में, जिसकी एक्सेसिबिलिटी को रोक दिया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, कितना मुश्किल होगा ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि अब उसकी जीवन में जिंदगी जीने के लिए नहीं है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। जिंदगी जबकि जीने के लिए मिली है, लोग उस जिंदगी को संघर्ष करने में खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की इंटरनल फ्लॉज ने एक ऐसा सिस्टमेटिक चीज क्रिएट कर रखा है जिससे लड़ना पड़ रहा है इंसानों को। ये सुनो, ठीक है। तो इसलिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट ऑल्सो डिनाइज देम रिस्पेक्ट और डिग्निटी, भी उन लोगों को डिनाई कर दिया गया। हाँ या ना। अब आते हैं इक्वालिटी। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है समाज में तो समाज बहुत पीछे जा सकता है। हो सकता है कि कोई दलित, कोई समाज का लोग, अगर उसको मिलते एजुकेशन मिलता है, वो तो अलग बात है कि भैया आप किसी को एजुकेशन दे भी दो तो जो नहीं पढ़ने वाला तो नहीं पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट समुदाय, किसी भी इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है। आपको भी पता है कौन कितना पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आप देंगे, उसमें से जिन लोगों को पढ़ना है, जैसे बी आर अम्बेडकर जैसे लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसकी वजह से समाज एक विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर के चलने लगा, और चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और चलते जा रहा है, आज भी चलते जा रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसके लिए इक्वालिटी के लिए अब लड़ाई करनी जो नेसेसरी नहीं थी। पहले हम समस्याएं क्रिएट करते हैं, फिर समस्याओं का उपचार करते हैं, और उसी को कहते हैं जिंदगी। पहले हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसके उपचार ढूंढते हैं और कहते हैं जिंदगी, है ना। ये जिंदगी नहीं होती है। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है कि पहले प्रॉब्लम हो ही ना, कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि इक्वालिटी के लिए लोगों को स्ट्राइव करना पड़ता, जबकि पहले लोग इक्वल ही थे। लेकिन पहले प्रॉब्लम क्रिएट की गई, उसमें 2000 साल इंसान का खप गया, ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितनी पीढ़ियां इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गई, ना जाने कितने कितने चीजों का। वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन से ना जाने कितने सती प्रथा है, कितनी महिलाएं मर जल कर राख हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, अब उसको सुलझाने का काम करें। लो भैया, एक नया संघर्ष, फिर तब तक ये संघर्ष शुरू होगा, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाएगा, और फिर आज से 100 साल 200 साल के बाद उस समस्या जो आज उत्पन्न की है उसको सॉल्व करने का काम किया जाएगा। अब इंतजार कीजिए ना, आने वाले 20-30 साल के बाद जो अभी पिछले 10-15 सालों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको सुलझाया जाएगा 10 से 15 सालों के बाद। वेट कीजिए। इसी तरीके से स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था। ना होती डिस्क्रिमिनेशन, ना इक्वालिटी के लिए लोगों को लड़ना पड़ता, जाहिर सी बात है। दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल से भी हम लोग लड़ते आ रहे हैं, और ये सारी चीजें इक्वालिटी के लिए लड़ी जा रही है। कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पे। आपको भी पता है कि इक्वालिटी के लिए देश के कितने लोगों ने, महात्मा गांधी से लेकर ना जाने कितने लीडर्स ने हर तरीके की, चाहे वो महिलाओं को शिक्षा देना हो, सती प्रथा का खत्म करना हो, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, इनजस्टिसेस को खत्म करना है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, रीजनल वायलेंस को खत्म करना है, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए आपको भी पता है लोगों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी है।
इक्वालिटी को अचीव करने के लिए। और आज भी लोग इक्वालिटी को अचीव करने के लिए एक क्वेस्ट और एक लड़ाई हर जगह लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि किस तरीके से लोग लड़ाई करते आए हैं। और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप लिया जाए। संविधान जब बना तो संविधान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया गवर्नमेंट, संविधान ने गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको स्पेसिफिक स्टेप उठाने की जरूरत है जिससे इक्वालिटी को अचीव किया जाए फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज को इक्वालिटी मिले। डॉक्टर अंबेडकर हैज फॉट ऑल्सो फॉर द राइट्स ऑफ द दलित के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। और उसके बाद फिर फाइनली संविधान लिखा गया। सम ऑफ द मेंबर हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे और ये बाकी के मेंबर हैं। ठीक है, ये सब बात आपको समझ में आई। और संविधान इस तरीके से लिखा गया और ये संविधान का प्रियम्बल है जिसमें बात करी जा रही है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये प्रियम्बल में है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से प्रेजेंट किया था संविधान सभा के गठित होने के बाद, जिसको संविधान के पहले पेज पर इंटीग्रेट किया गया। इसके अलावा संविधान में बहुत सारे प्रोविजन, आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये सभी आर्टिकल्स जो है इक्वालिटी को अलग अलग तरीके से इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करती है। आर्टिकल 25 इक्वालिटी प्रमोट करने की बात, यह धर्म के आधार पर सभी को धर्म के प्रति एक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो खैर हम ये आर्टिकल, ये इक्वालिटी तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन आप कह सकते हैं एक स्वतंत्रता देती है कि रिलीजन के नाम पर वो अपने आप को प्रोफेस कर सकते हैं, राइट टू रिलीजन। ठीक है, लेकिन इक्वालिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हाँ, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 19 तक इक्वालिटी की बात है। सॉरी, आर्टिकल 14 जो है से लेकर के हम लोग आर्टिकल 18 तक जब बात करते हैं तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 यह है राइट टू इक्वालिटी की हम डिस्कशन करते हैं, जो संविधान में इंसर्ट किया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इक्वालिटी को अचीव करने के लिए काम करें। क्लियर है? ठीक है, ये देख रहा है आपको, ये सारा एनसीईआरटी का टेक्स्ट है। सो ये है बेसिकली द चैप्टर 2, क्लास 6 का चैप्टर 2 ऑन इंडियन पॉलिटी। और हमारा थीम था डाइवर्सिटी। हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा और हमने उस डिस्क्रिमिनेशन को कर्ब करने के लिए इक्वालिटी पढ़ा। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हम आते हैं कि किस तरीके से संविधान ने कोडिफाई किया इक्वालिटी को। प्रिजुडिस प्रॉब्लम थी, स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम थी, रिलीजियस बायस प्रॉब्लम थी। इन सब चीजों लोगों ने जो इक्वालिटी की सील्ड थी उसको तोड़ दिया टू कॉम्बैट डाइवर्सिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हुई है वो क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। और उसमें बेसिकली ये जो इंटरनल फ्लॉज है उन्होंने काम किया। एक सोसाइटी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट प्रिंसिपल। एक सोसाइटी जस्ट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल ड्रिवन होना चाहिए। इट रिक्वायर्स अ रिगर कॉन्स्टिट्यूशनल सील्ड। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सील्ड की जरूरत है, एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। संवैधानिक कवच के रूप में आपको पता है कि 2 तरीके से काम किया गया है। सेकुलर मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने का काम हमारा संविधान करता है। इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, सभी धर्म को इक्वली करता है। फॉर्मली एस्टैब्लिश द इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री। इंडिया को क्या बना रहा है? सेकुलर कंट्री बनाने का काम कर रहा है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा सके। इक्वालिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 18 भी बात करता है बेसिकली इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फोकस ऑन यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आर्टिकल 15 जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है कि किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एबॉलिश करने का, समाप्त करने का बात करता है। हाँ या ना? क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि सोसाइटल फ्लॉज क्या थी। ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस को न्यूट्रलाइज किया गया आर्टिकल 17 से। डिस्क्रिमिनेशन जो एक्सटर्नल एक्शन था उसको न्यूट्रलाइज किया गया आर्टिकल 14 से। और प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप जो इंटरनल बायस थे इसको न्यूट्रलाइज करने का काम संविधान ने किया आर्टिकल 15 से और सेकुलरिज्म से। इस तरीके से भारत के संविधान ने कोशिश की है इक्वालिटी लाने के लिए और हर एक प्रकार की जो विकृतियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए संविधान ने प्रोविजंस बना रखे हैं। हाँ या ना? अब बात करते हैं कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया तो क्या यूपीएससी के मेंस ने या अलग अलग स्टेट सर्विसेज के मेंस में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो आंसर इज यस। देखिए, एक क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2017 का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड हिम अ सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस डिस्कस। इसमें आप इस पर्टिकुलर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई उस कहानी को ऐड कर सकते हैं। उनके जो एफर्ट था एक दलित मूवमेंट को
बढ़ाने के लिए, एक इक्वालिटी लाने के लिए, एजुकेशन की दिशा में जो काम था, और खुद एक इंस्पिरेशन बने, पढ़ करके, लिख करके, लंदन जा करके और संविधान को लिखा, और संविधान को जिस तरीके से उन्होंने लिखा, उनका एक एफर्ट जो है वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फॉर्डर्स मेंस एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 2 से निकल सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, जो यूपीएससी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट, इंडिया की संविधान की कमिटमेंट है टू इक्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रोविजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसमें बहुत सारे प्रोविजन है जो रिफ्लेक्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए, एंड इट्स रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी, और किस तरीके से डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने का काम संविधान करती है, इसको एग्जामिन करें। इसको लिखने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्डर्स तो मिल ही रहे हैं, जहां पे हमने चैप्टर 1 में डाइवर्सिटी देखा है, और हमने स्टीरियोटाइप देखा है, प्रिजुडिस देखा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने देखा है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और उसके अलावा अब बहुत सारी चीजें और लिखी जा सकती है हायर टेक्स्ट से, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारी चीजों का एक फाउंडेशन मिल जाएगा मेंस एग्जाम के लिए भी। नाउ अब बात है, मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी और भेदभाव की अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रिजुडिस जो है इन्वॉल्व फॉर्मिंग अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर विदाउट एडिक्वेट नॉलेज। क्या हमने एनसीईआरटी में ये चीज देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टीरियोटाइप फिक्सेस पीपल इनटू अ पर्टिकुलर इमेज एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग देम एज एन यूनिक इंडिविजुअल। क्या हमने एनसीईआरटी में ये लाइन देखा है? बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप। क्या ये बात हमने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। ये एक की पॉइंट है उस एनसीईआरटी का निचोड़ का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने एंड से दिए हैं जो आपको इस एनसीईआरटी से निकालने हैं। एक तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में, अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन दिए हुए हैं आपको, आप इसका आंसर खुद से बताएंगे। नाउ हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर तलाशते हैं जो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले शुरू किए थे, और आपको बोला था कि चैप्टर के एंड होने के बाद हम इन क्वेश्चन को टैकल करने की पोजीशन पे है या नहीं, और क्या अगर हम उस समय एग्जाम दे रहे होते और एनसीईआरटी पढ़े हुए होते तो क्या ये सारे क्वेश्चन हमसे बनते या नहीं। आप देख लीजिए। नाउ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी अंडर विच आर्टिकल, आपको पता है कि आर्टिकल 17। आंसर इज करेक्ट, जो ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन बन गया। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एज डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा आंसर सही होगा? फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल। अभी आपने जस्ट देखा कि कौन रिफ्लेक्ट करता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एज डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने जस्ट देखा है कि कौन सा आर्टिकल रिफ्लेक्ट करता है इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का, दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, सॉरी दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। हमने अभी जस्ट इसकी चर्चा की है। सॉरी, ये भी सही है, एक मिनट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 हमने जस्ट अभी देखा है कि ये तीनों आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म दलित। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन था और इसका आंसर आपको भी पता है कि एक बॉक्स से लिया गया है। द टर्म दलित मींस ब्रोकन, बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही है। एंड इज यूज्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट टू एड्रेस देमसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि वो खुद को एड्रेस करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली यूजेस द टर्म दलित, नहीं, भारत का संविधान दलित शब्द का यूज नहीं करता है, क्योंकि उस बॉक्स में भी नहीं दिया हुआ था, और भारत का संविधान शेड्यूल कास्ट यूज करता है, ना कि दलित शब्द का यूज करता है, तो ये गलत हो गया। द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज बोर्न इन महार कम्युनिटी, बिल्कुल उन्होंने खुद बताया था, आपने देखा था उस कहानी में। एंड ही वाज कंसीडर्ड द अनटचेबल, बिल्कुल, और वो भी उसी लाइन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, व्हिच वाज कंसीडर्ड अनटचेबल, एकदम एनसीईआरटी का एज इट इज लाइन है, एज इट इज लाइन है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, द टर्म दलित मींस, ऑलरेडी अभी पता हुआ है, आप देख रहे होंगे बहुत लोगों को अगर नहीं पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो उनको लगेगा ऑप्रेस्ड भी होता है भाई दलित, अनटचेबल भी होता है दलित, ठीक है, लोअर कास्ट भी होता है दलित, लेकिन दलित का अर्थ होता है ब्रोकन। ये है आंसर, बीपीएससी का 2018 का क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू, किसको हम रेफर करते हैं? इकोनॉमिकली बैकवर्ड, नहीं, कम्युनिटी दैट वर हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड एज अनटचेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना, क्योंकि हमने देखा एनसीईआरटी में एकदम लाइन लिखा हुआ था ये चीज। Who among the following is considered as the father of Indian Constitution? बी आर अम्बेडकर, अभी जस्ट देखा आपने एनसीईआरटी के लाइन में।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज बोर्न इन विच कास्ट कम्युनिटी? अभी आपने देखा महार कम्युनिटी में बिलोंग करते थे, महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड यहाँ पे भी देखा इंडिया की डाइवर्सिटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की डाइवर्सिटी में कौन सा कथन सही? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को डिस्क्राइब करने का काम करता है। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी। द स्टेट प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन? नहीं। द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली? बिल्कुल सही। द स्टेट हैज नो रिलीजन? ऐसा नहीं है। बट सपोर्ट ओनली वन फेथ? ये स्टेटमेंट तो सही है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है, लेकिन सपोर्ट ओनली वन फेथ ऐसा नहीं है, किसी एक फेथ को सपोर्ट नहीं करता, तो ये गलत है। रिलीजन इज कंप्लीटली बैन? ऐसा नहीं है कि रिलीजन को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है भारत देश में, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के स्टेट हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है, ये मैंडेट दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा कि आपको हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। एनसीईआरटी की क्लास 6 में से पूछा गया है स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता पे क्वेश्चन पूछा गया। क्या होता है? प्रिवेंट अस, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर एज अ यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप रोकता है एक इंसान को दूसरे इंसान को एक यूनिक इंडिविजुअल को देखने से। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे। सो दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6, ठीक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर सही अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, जिसमें हमने न्यू एनसीईआरटी के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर को भी डिस्कस किया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल है, ये एनसीईआरटी का ग्राउंड जीरो कोर्स, तो हम उसी मोटिवेशन और उसी एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट क्लासेस, जितने भी आगे के क्लासेस हैं, हम सब उसको कंटिन्यूअसली लेकर के आते रहेंगे। और बहुत ही कंटिन्यूअसली का मतलब है कि यू विल फाइंड, मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन शाम के 7 बजे आपको पहले से क्लासेस शेड्यूल मिले। इन केस अगर हर दिन 7 बजे नहीं भी आती है तो इतना मैं इंश्योर करूंगा कि एटलीस्ट जो है वीक के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, ये शेड्यूल्ड रहे, कोशिश रहेगी। इन केस किसी कारणों से 1-2 दिन मिस हो जाती है तो फॉर दैट मैं स्टार्टिंग से मैं आपको सॉरी कह के चल रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर दिन मंडे टू फ्राइडे 7 बजे शाम को ऑलरेडी इनलाइटन एकेडमी के चैनल पर एनसीईआरटी ग्राउंड जीरो कोर्स के प्लेलिस्ट पे आपको वीडियोस जो है चैप्टर जो थीम वाइज है वो आपको लाइनअप मिलते रहेगी। जो भी स्टूडेंट जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने अनुसार उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये कोर्स काफी इनरिचिंग है, आपके लिए काफी फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आप इसे दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और आप अपने दोस्त, अपने कम्युनिटी के लोगों को बता सकते हैं कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस तरीके की कोर्स है जिसने एनसीईआरटी के हर एक गैप्स को फुलफिल करने का काम करने की दिशा में काम कर रही है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप कंट्रीब्यूट करके, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर कंट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास आपके एग्जामिनेशन में, आपके तैयारी में कुछ भी एक वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आपको वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का लिंक भी मिलेगा। तो आप अगर हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरीके से फ्लॉलेसली, एफर्टलेसली हम काम करते रहें, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप हमें किसी तरीके से कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप देख रहे हैं अपने इस क्लास को तो आप किसी को शेयर करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन है। इट्स ऑल अबाउट, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। इट्स कोई मैटर नहीं करता कि कोई मॉनेटरी हेल्प है या क्या हेल्प है, इस हार्डली मैटर्स। आप हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, दैट इज ऑन योर विश। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड करने के लिए।